नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमैन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हम लाइव में इसका सॉल्यूशन बता रहे थे। क्लास जो हमारी है क्लास 11th का हिंदी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो लाइव सेशन से हमारा संपर्क टूट गया। ठीक है, इसका अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंटों ने जितना मैंने क्वेश्चन लाइव सेशन में बता दिए थे वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंटों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो पर बने रह सकते हैं और आगे तक लास्ट तक देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा, क्लास 11 से लॉन्ग क्वेश्चन तक आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे जब भी हम कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। क्लास 11 का आज हिंदी का सॉल्व कराएंगे, जो भी आपके पेपर होते जाएंगे सभी सॉल्व इस चैनल पर मिल जाएंगे आपको सबसे पहले, और सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके बता दें बाकी छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सभी क्वेश्चनों को सॉल्यूशन इस चैनल पर कराया जाता है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। तो जो क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा ही आशा करते हैं, तो आपको सिर्फ आंसर लिखने हैं। देखिए, पहले का प्रश्न है, पहले का आंसर होगा द्विगु समास का खा का होगा व्यंजन संधि, और तीसरे का होगा सामाजिक। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक जो आपका फर्स्ट का दूसरा है तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है और यह उक्ति सामान्य व्यक्तियों के लिए कही गई है। चंदन जैसे व्यक्तित्व और चरित्र वाले दृढ़ और उदार स्वभाव वाले महापुरुषों पर यह लागू नहीं होती, यानी कि जो उदार स्वभाव वाले महापुरुष होते हैं उनके लिए यह लागू नहीं होती। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है कि आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, क्वेश्चन जो भी हो उसका आंसर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, जो व्यक्ति सद्गुण संपन्न होते हैं वह सदाचारी होते हैं। लोकहित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करना ही इनका उद्देश्य होता है, यानी कि लोकहित के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना उनका उद्देश्य होता है और परम लक्ष्य होता है। वे एक महापुरुष और महात्मा के तुल्य होते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं ठीक है, दुष्टों की संगति में रहने पर भी उनके स्वभाव पर और चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर प्रश्न चौथा है सत्संगी, और पांचवा है दुष्ट का होगा सज्जन, जो कि हमें क्या विलोम शब्द लिखने हैं, और क्या द्वेष का होता है गुण। ठीक है, आप प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर देख सकते हैं। पहले का पहरेदार और दूसरा रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो का हम लाइक रखते हैं 1 के लाइक। ठीक है, 1000 लाइक, अगर आप इतने लाइक कर देंगे तो जितने क्वेश्चन आपको छूट जाएंगे वो आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, वो भी आपको करा दिए जाएंगे। टोटल 1 के लाइक आपको करना है, 1 के 1000 लाइक। ठीक है, जैसे ही 1 के लाइक पूरे होते हैं आपको जितने भी 1-2 क्वेश्चन ही मैंने छोड़े हैं उनका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो प्रश्न क्रमांक 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 है जो कि हमें लेटर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रिय अनुज मोनू, सादर प्रणाम, आशा है कि तुम कुशल होगे और तुम्हारा शिक्षण कार्य भी ठीक चल रहा होगा। जैसे कि तुम जानते हो कोविड-19 कोरोना महामारी ने हर जगह अपना घर कर लिया है। मैं इस पत्र के माध्यम से तुम्हें सूचित करती हूँ कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना और कोरोना महामारी के चलते सभी नियमों और कानूनों का पालन करना। ठीक है, वैसे तो भारत सरकार इस महामारी को रोकने के अथक प्रयास और निरंतर नए नियम और कानून बना रही है। यदि हम सब साथ मिलकर इसका सामना करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और अंत में बस इतना ही कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और जब जरूरत हो तभी छात्रावास से बाहर जाना। स्नेह आशीष तुम्हारी बहना। तो इस प्रकार से आप अगर स्पष्ट और दूर दूर लिखेंगे तो आपका कोई भी एग्जामिनर मार्क्स काट ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। प्रैक्टिस अभी से करनी है क्योंकि ओपन बुक प्रणाली का आपको अवसर मिला है, तो इसका अवसर को आपको फ़ायदा उठाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है जो कि अथवा है। यहाँ पर आपको अथवा का याद रखना है, कौन सा अथवा है कौन सा अथवा नहीं है। तो गुम होता बचपन, तो जो कि हमारा शीर्षक है, जो टॉपिक दिया गया था, तो गुम होता किस प्रकार से गुम होता। तो यहाँ तक मेरा अनुभव है जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय, यहाँ तक मेरा समय है जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय बचपन होता है।
और मैं मानती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपना बचपन नहीं भूल सकता। सही बात, बिल्कुल राइट बात है। लेकिन आज के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो जैसे बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया जा गया है। जब तक बच्चे जानते और खेलने कूदने की उम्र में आते हैं उसी वक्त उन पर पढ़ाई का बोझ लाद दिया जाता है। क्या आप पर भी ऐसा बोझ लाद दिया गया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दूसरी और आज का ज़माना वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। बच्चे जैसे पुरानी शारीरिक और व्यायाम वाले खेलों से परिचित ही नहीं हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको लिखना है परिचित नहीं है। आज के बच्चों का बचपन मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविज़न में ही है। जैसे ये बच्चे अपनी पढ़ाई से फ्री होकर कुछ समय निकालते हैं तो वह मोबाइल और वीडियो गेम से अपना मनोरंजन करते हैं। इसका एक और कारण खेलने योग्य भूमि का अभाव और गांव से शहरों में पलायन भी है। शहर के बच्चों को तो जैसे पुराने खेल गेंद, कबड्डी, गिल्ली डंडा जैसे यहाँ पर क्या होता है गेंद, गिल्ली डंडा जैसे आगे देखते हैं खेलों के बारे में जानकारी ही नहीं है। इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इनका बचपन कहीं गुम हो गया है। तो जो शीर्षक था इनका बचपन कहीं गुम हो गया है, वो शीर्षक के बारे में अच्छा पूरा डिटेल में समझाएगा। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो कोई भी मार्क्स आपका नहीं काटेगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 भी देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 हमारे सत्य में पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य और पांचवा सत्य। क्रम याद रखिए, सत्य, असत्य के बाद सत्य, फिर सत्य, यानी कि आपको ओनली जो है आपका क्या तीसरा असत्य है। इस प्रकार से आपको क्रम याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 7 भी देख लेते हैं। 7 है जनसंचार। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान जनसंचार कहलाता है। उसके बाद जनसंचार की विशेषताएं पूछी गई हैं। तो जनसंचार संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वालों के बीच सीधा संबंध नहीं होता। फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। जनसंचार के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में सूचनाएं भेजी या प्राप्त की जा सकती हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 का हमारा जो आंसर है, किसान की बहू को लक्ष्मी थी, यद्यपि पति, यहाँ पर कुछ घातिन जैसे लिखा गया है। घातिन इसलिए कहा गया है, यद्यपि पति घातिन इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका पति मर गया तो इसका जिम्मेदार उसे स्वयं को ठहराया जा रहा था। तो प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर है। यहाँ पर खा का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप बन के लायक कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन तो मैं आपको बता ही दूंगा। 1-2 क्वेश्चन अगर आप स्वयं भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब हमारा क्या वाक्यांश की भाषा की विशेषताएं निम्न हैं। प्रश्न क्रमांक जो 9 था उसका उत्तर है, देख लेते हैं क्या है। उपयुक्त काव्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। काव्य की भाषा में माधुर्य गुण विद्यमान है। प्रेम बोई में रूपक अलंकार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है कवि के पिताजी के व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो कवि के पिताजी उम्र में अत्यंत फुर्तीले, जोशीले और नौजवान थे। यानी पिताजी की उम्र में अत्यंत फुर्तीले भी थे, जोशीले और नौजवान थे, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। फिर सेकेंड है वह एक बार में 260 दंड बैठक लगा सकते थे और एक नौजवान लड़की की तरह दौड़ सकते थे। तो यह भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी जो कवि के पिताजी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है हमारे पास तो जल्दी देख लेते हैं। फिर है मीरा की भक्ति मार्ग की बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो बाधाएं हैं, निम्न बाधाएं हैं मीरा के भक्ति मार्ग की। तो मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानकर सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं, जबकि सांसारिक लोग निजी स्वार्थ के चलते उनकी आलोचना करते हैं और उन्हें उलाहना देते हैं। उनके पति द्वारा उन्हें विषपान करने के लिए विवश किया जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 11 देख सकते हैं आप। मियाँ नसीरुद्दीन का खानदानी पेशा रोटियां बनाना था। उन्होंने अपनी आजीविका के लिए नानबाई का धंधा अपनाया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा गया है। नसरुद्दीन ने नानबाई का धंधा अपने वालिद उस्ताद से सीखा। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर भी देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12, तो 12 का जो हमारा आंसर है वो है नमक का दरोगा, ठीक है। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के 2 पहलू निम्न है। पहला है धन शक्ति पर विश्वास और सुपात्र की परख। तो इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं मियाँ नसरुद्दीन की
चारित्रिक विशेषता, यानी कि उनके चरित्र की विशेषताएं हमको यहाँ पर लिखनी है। तो चलिए एक क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर देते हैं। पंच हजारी अंदाज में बातें करना, किस अंदाज में? पंच हजार। सेकेंड है 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर, 56 प्रकार की रोटी बनाने में माहिर थे। फिर है कारीगरों को उचित पारिश्रमिक देते थे और बुजुर्गों की प्रशंसा करना। तो इनके जो चारित्रिक विशेषताएं थी मियां नसीरुद्दीन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जितना भी सॉल्यूशन आपको मिल गया है इसको आप कर लीजिए। अभी आपके पास संडे है, संडे में आपको और सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा इसी चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ आपको बेल आइकन एक चिन्ह मिलेगा, उसको भी दबाना है। जैसे ही आप बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो उसके बाद आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लेकिन उसके बाद ये क्या होता है, यूट्यूब एक दिन में 3 से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं भेजता स्टूडेंटों को, इसलिए आपको चैनल पर यूट्यूब पर सर्च करना है स्टडी विद हेमन। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर जो आपका यही चैनल मिल जाएगा हमारा, तो वहाँ पर आप चैनल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और वीडियो में जाइए। वहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्लास 11 हिंदी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।